हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं अपने क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट को। अब आगे भी हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। हम पिछले लेक्चर्स तक 1.2 एक्सरसाइज 1.2 तक सॉल्यूशन उसका कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन की, उसके कॉन्सेप्ट की। ठीक है स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैप्टर के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके पहले पिछले वीडियोस को देखें, जहाँ से आपको और भी जो पिछला बेस है वो क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आपको ये जो चैप्टर है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आपको ये चैप्टर बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये जो पढ़ा है चैप्टर, ये क्या है? वास्तविक संख्याएं। अब हमने वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। किसमें? एक तो रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, और एक इर्रेशनल नंबर जिनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो फिर अब परिमेय क्या होती हैं? परिमेय हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो हमारी कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन Q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q ज़ीरो हो जाता है तो वो अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या नहीं होगी। क्लियर है? तो P/Q की फॉर्म में जो लिखी जा सकती है और Q ज़ीरो नहीं होता, वही हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। ये जो है हमारी अपरिमेय संख्या, ये क्या होती हैं? ये वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर है? तो कौन सी वाली संख्या है? हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं, जब हमने इसकी पहली वीडियो अपलोड की थी उसमें हम कर चुके हैं। क्या होता है? तो जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो जैसे √2, √3, ये जो नंबर होते हैं अंडर रूट के अंदर क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या। 4 नहीं होता, क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग बन जाता है ना 2 का। तो जो संख्याएं पूर्ण वर्ग बन जाती है किसी अन्य नंबर का, वो हमारी रूट के अंदर नहीं आएंगी, और वो रूट के अंदर नहीं आएंगी तो वो हमारी अपरिमेय संख्या भी नहीं होंगी। जैसे √4, √9, √16 या √25 एक्सेट्रा एंड सो ऑन, मतलब आगे तक ये नंबर जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाते हैं तो ये अंडर रूट में नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो ये अपरिमेय संख्या भी नहीं होंगे। तो कौन से होंगे? वही जो किसी संख्या का वर्ग नहीं बन सकते। जैसे हम बात करें √2, √3, √5, √7, √6, √15, ये सभी क्या होने वाले हैं? अपरिमेय संख्या होने वाले हैं। आज हम अपरिमेय संख्या को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले हम आज एक प्रमेय को पढ़ लेते हैं जो हमें इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को समझने में और इसको करने में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो ये प्रमेय क्या है? ये प्रमेय है कि यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब P कोई ऐसा अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को, मतलब है ना कि ए कोई भी क्या होगा? ए होगा कोई पूर्णांक। तो किसी पूर्णांक के वर्ग को अगर विभाजित कर देता है तो ये उस ए को भी विभाजित करेगा जिसके जिसके ये वर्ग को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? ध्यान से देखते हैं, ध्यान से पढ़ना है आज आपको कि यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P ए को भी विभाजित करेगा। यही ये प्रमेय हमको समझाती है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर और कर लेते हैं कि क्या है ऐसा। ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। हमने मान लिया कि हमारे पास जो अभाज्य संख्या है वो है P का मतलब 5। ठीक है। और ए हमने ले लिया, कोई पूर्णांक ले लिया, 25 है हमारे पास। अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 625। तो जो 5 होगा वो 625 को भी डिवाइड करेगा 125 बार। ठीक है। अगर हम देखते हैं कि इसने ए स्क्वायर को मतलब 625 को डिवाइड किया, तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि ये 25 को भी डिवाइड करेगा 5। कितनी बार करेगा? 5 बार। तो हमने देखा यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है तो उस पूर्णांक को भी विभाजित करेगी। यही हमारी थ्योरम है जो ये हमको यहाँ पे समझा रही है। ठीक है। इसका हम यूज़ करने वाले अपने एक्सरसाइज में, अपने अगले क्वेश्चंस में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको हम जो सरल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, वो किस विधि से करेंगे?
हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन विधि से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास विधि। तो ठीक है, अब ये विरोधाभास विधि क्या है, देखो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अगर हम ऐसे मतलब ऐसा है कि हमारे पास एक ऐसा केस आया है कि जिसमें दो बंदे हैं और उन दोनों में से एक क्या है, मतलब मान लो उसने कुछ जुर्म किया है और एक उन दोनों में से एक क्रिमिनल है। अगर हमें ये पता करना है कि इन दोनों में से कौन क्रिमिनल है, तो क्या करेंगे, हम उनमें से एक को मान लेंगे कि ये क्रिमिनल है, और जब सबूत इकट्ठा करेंगे तो अगर उसके खिलाफ सबूत नहीं आते तो क्या हो जाएगा कि वो क्रिमिनल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जिसको हमने माना कि क्रिमिनल है वो क्रिमिनल नहीं होगा। कौन सा होगा फिर, दूसरा होगा, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत निकले ही नहीं, दूसरे के खिलाफ निकले। तो ये जो हमारी अभिधारणा थी वो गलत हो जाएगी, जिससे हम उस नतीजे पर पहुंच पाएंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि हम विरोधाभास से भी किसी चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसा ही करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करने वाले हैं। हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसको दिखाना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें दिखाना है। चलो तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या है। क्या किया, हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, फिर बाद में हम दिखा देंगे कि जो हमने माना है वो गलत है। इसका मतलब ये कि ये परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हमने माना है कि ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा तो Q वहाँ पे कभी नहीं ज़ीरो नहीं होगा, Q कभी ज़ीरो नहीं होगा। और जब हम बात करेंगे P और Q की, तो हम यहाँ पे जो P/Q हमने अब इसकी जो परिमेय संख्या ली है वो कैसी ली है, वो हमने एक सरलतम रूप लिया है किसी परिमेय संख्या का। मतलब हमने ऐसी संख्या नहीं ली कि 6/3 जिससे ये भी डिवाइड हो जाएगा कितनी टाइम, 2 टाइम। तो ऐसी संख्या नहीं लेनी जिसमें उसके फैक्टर कॉमन हो, मतलब वो कट पिट जाए। हमें ऐसी भिन्न लेनी है, ऐसी परिमेय संख्या लेनी है जिसके जो अंश और हर होंगे वो कैसे होंगे, को प्राइम, मतलब सह अभाज्य संख्याएं होंगी जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे हम बात करें 6 और 5 की, तो 6 और 5 कैसी संख्या है, ये दोनों 6 और 5 सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों में इनके गुणनखंडों में कोई भी कॉमन नहीं आने वाला। ठीक है, केवल इनके गुणनखंडों में क्या कॉमन आएगा, एक आएगा। तो ऐसी संख्या है जिनका एचसीएफ केवल एक आता है, वही हमारी क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो वही हमने लिया है कि P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो Q को हमने यहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर दिया, √2 के पास। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास √2Q बराबर P। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड का क्या कर देंगे, वर्ग। जैसे ही दोनों साइड का वर्ग करेंगे, ये जो √2 है ये 2 हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा और P का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देंगे। क्या किया हमने सबसे पहले √2 को मान लिया कि वो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q को हमने यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, फिर दोनों साइड हमने वर्ग कर दिया। क्लियर है, अब हमें पता है कि जो मल्टीपल में है वो डिवाइड में जा सकता है, तो हमने इसको P² के डिवाइड में 2 को भेज दिया। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि P² को 2 विभाजित कर रहा है, और इससे पहले हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो इसको देखते हैं कि अगर 2 P² को विभाजित करता है तो सिंपली बात ये है कि हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो 2P को भी विभाजित करेगा। अगर 2P² को विभाजित कर रहा है तो 2P को भी विभाजित करेगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो 2 है वो P का मल्टीपल होगा, है ना। तो P का एक गुणनखंड 2 ज़रूर होगा, तभी तो इसको ये डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हमने P को मान लिया 2C। C कोई भी पूर्णांक होगा, क्योंकि जो P है वो 2 का तो मल्टीपल है ना। तो यही हमने मान लिया कि C कोई पूर्णांक होगा जहाँ पे इसका क्या मल्टीपल है, 2। इसको हम कह सकते हैं ना, माना नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि P को हम क्या कह सकते हैं, 2C। माना नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे कि P को हम 2C कह सकते हैं जहाँ पे C कोई पूर्णांक होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखो P का मान क्या आ गया, 2C। ठीक है, अगर P 2C है तो हम इसको समीकरण नंबर 1 में रख के देखते हैं। तो क्या किया,
हमने p का मान समीकरण में रखा, p ये रहा, p का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे जो p का मान हम रखने वाले उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ जब हम p का मान जो 2c था उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जब इक्वेशन नंबर में भी p का स्क्वायर है, ठीक है। तो जब हम 2c का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। क्लियर है। अब 2 से 4 को काटेंगे 2 टाइम ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। हमने क्या किया है आपको ध्यान से देखना है। तो q स्क्वायर बराबर क्या हो चुका है, 2c स्क्वायर। अब हम ये 2 को इस q के डिवाइड में भेज सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे, q के डिवाइड में। अब इसका मतलब भी यही है कि जो q स्क्वायर है उसको 2 विभाजित कर रहा है, और अगर 2 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 q को भी विभाजित करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या चीज़ आई, हमारे पास आई कि q को हम 2d कह सकते हैं, क्योंकि q का भी एक गुणनखंड क्या है, 2 है ना। तो जहाँ पे d क्या होगा, d कोई इंटीजर होगा मतलब पूर्णांक होगा। तो स्टार्टिंग से लेकर और अब तक हमने जो किया वहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आई। हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, p q सहअभाज्य संख्याएं थी, है ना। और जब हम इसको सॉल्व करते आगे आए तो ये पता चला कि p का और q का दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। और क्योंकि अगर इनका दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो जो हम परिकल्पना लेके चले थे कि √2 एक परिमेय संख्या है जहाँ p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो उसको तो इसने विरोधाभास कर दिया उसका। तो इसने क्यों, क्योंकि हम तो लेके चले थे कि p और q क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड है, मतलब उनके कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो सकते। और यहाँ पे इनका फैक्टर कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये तो हमारी बात को गलत साबित कर चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो हम अभिधारणा लेके चले हैं वो गलत है। हम क्या लेके चले थे, हम ये अर्थात हमारी परिकल्पना यही तो थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब ये गलत है, ये गलत है, तो फिर सही क्या है, सही फिर ये है कि √2 परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। यही तो हमें सिद्ध करना था, कर दिया। किस विधि से किया, कॉन्ट्राडिक्शन विधि, जिसको हम बोलते हैं विरोधाभास विधि। ठीक है, कैसे किया एक बार आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझ जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार इसको शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया, जहाँ पे हमने उसको p/q के रूप में दिखाया। p और q सहअभाज्य संख्याएं थी, q को हमने ट्रांसफ़र किया √2 के पास, फिर दोनों तरफ का वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद 2 को फिर से ट्रांसफ़र किया, और फिर हमने दिखाया कि 2 जो है वो p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 p को भी विभाजित करेगा, अर्थात p का कोई गुणनखंड 2 है, तो हमने उसको 2c के रूप में दिखा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, जो p का मान था वो हमने समीकरण 1 में रख दिया। फिर वहाँ से हमें क्या पता चला कि q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आ चुका है, तो 2 स्क्वायर को फिर से ट्रांसफर कर q के डिवाइड में, और फिर यहाँ से हमें एक उसी प्रमेय के आधार पर ये बात पता चली कि 2q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा, अर्थात q को हम 2d कह सकते हैं, जहाँ पर d कोई पूर्णांक है। इसका मतलब ये हो गया कि q और p दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हम लेके चले थे उसका विरोधाभास करता है। हम लेके चले थे कि p और q क्या है, ये सहअभाज्य संख्याएं थी p और q, है ना। और यहाँ पे इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया क्या, तो ये यहाँ से सहअभाज्य नहीं हो पाई, सहअभाज्य नहीं है, तो ये जो हम अभिधारणा लेके चले थे वो गलत साबित हुई। और इसका मतलब ये हुआ कि हम लेके चले थे √2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है, और सही होगा फिर √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपको दो